हेलो फ्रेंड्स, सनलाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है क्लास 9th का टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो कि परसों टेस्ट हुआ था, ठीक है, कल इंस्टीट्यूट बंद था। तो आज इस पूरे जितने इस पेपर में सवाल देख रहे हैं, इन सभी सवालों को बारी बारी से हम एनालाइज कराएंगे और देखिएगा आप लोग बना के कि कितने सवाल आपके सही थे, ठीक है, और कितने सवाल गलत थे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 क्या है, देखिएगा, कह रहा है 2√2 प्लस में 5√3 और 2√2 माइनस 3√3 को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। बस इसको पकड़िए, यहाँ पे जोड़ने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए कर रहा है 2√2 और प्लस में 5√3, ठीक है, प्लस करेंगे। जोड़ने के लिए कहा था प्लस, घटाने के लिए कहा माइनस, गुणा करने के लिए कहा था गुणा। एक से समझते चलिएगा, ठीक है। और भाग देने के लिए कहता तो भाग, समझ गया। अब यहाँ पे 2√2 और माइनस 3√3, यानी ये पूरा फॉर्मेट इसका बन गया, ठीक है। जब आप इन सवालों से इसको खींच लिए सॉल्व करने के लिए तो इस तरह का रूप में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जोड़ देना। तो इसमें जोड़ते समय हम लोग को क्या देखना होता है? सबसे पहले जो संख्या समान होती है उसके बारे में, ठीक है। जो संख्या रूट में होती है, एक जात में होती है, उसको देखते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पे √2 है और इसके साथ √2, √2 को √2 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 रूट है और यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5√3 है और यहाँ पे माइनस करना है 3√2 को, तब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी प्लस का चिन्ह में से कम वाला घट रहा था, यानी प्लस ही बचेगा। और 5 में से 3 गया तो बच गया 2 और √3 दोनों में कॉमन है तो √3, यानी इस प्रश्न का आंसर यही हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि 1/7 प्लस में 3√2 के हर परमीकरण, हर का परमीकरण, ठीक। आप लोग सवाल तो देख ही लिए होंगे। इसको परमीकरण करना है तो मैं इसको अब यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। परमीकरण का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, परमीकरण का मतलब हर और अंश, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। यानी ये हर होता है और ये अंश होता है। तो सबसे पहले हर का परमीकरण करना है, इसका परमीकरण करने के लिए क्या रूल होता है? तो सबसे पहले देखिएगा कि ये जितना संख्या दिया हुआ है एक साथ इसको साइन के साथ उठा लेना है, ठीक है, और इसको दोनों में गुना करना है। लेकिन यहाँ पे जो साइन है ना, उस साइन को अपोजिट कर देना है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है, और दोनों में गुना कर देना। 7 - 3√2 बटा में 7 - 3√2 हो जाएगा। अब देखिए 1 से गुना करने पर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी 7 - 3√2 ही रहेगा। और बटा में देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी है, इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस बी स्क्वायर। आप इसको याद रखिएगा, परमीकरण के सवालों में जहां आपको ए रूट वाला संख्या दिखेगा वहां पे इसका काम जरूर होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला a माइनस बी के a² माइनस बी स्क्वायर का a² माइनस बी स्क्वायर बराबर याद कर लीजिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या आपको दिख जाए a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि a² माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आज देखिए ना, a प्लस बी और a माइनस बी इसी रूप में दिखाई दे रहा है, तो जब दे रहा है तो इसको हम इस रूप में बदल देंगे। इसको आज हम मान लेंगे a और इसको मान लेंगे क्या? b, और इसी में साइन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं रखना है, देखना ही नहीं है, ठीक है। a² 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए इस 3√2 को स्क्वायर करना है। बच्चों को यही समझ में नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो यहाँ पे गलती कर बैठे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आज इतना लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर करने से पहले मैं इसको क्या करता हूँ देखिएगा। ये इतना लिखा है ना, इसका मतलब है ये लिखा है 3 3 का 9 दूना 18, यानी रूट में 18 लिखा है। इसको 2 बार गुना कर देंगे या फिर इसके साथ गुना कर देंगे तो ये दोनों संख्या हमारी निकल जाती है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना, क्या करना है? क्योंकि b स्क्वायर दे रहा है। अब स्क्वायर से कुछ लोग रूट को काट देते हैं, लेकिन वहाँ पे काटना नहीं है, क्योंकि इस रूट का मान होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। जैसे हम इसको करेंगे 18 और इसका 1/2 गुने में क्या, यानी इसका पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। तो a 18 1/2 गुने में 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या कितना मान निकला? 18। तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो ये मान देगा 18, इसका मतलब है कि a 18, ठीक है। तो ये 7 - 3√2 बटा में 49 में से 18 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसमें एक से एक बेहतरीन सवाल को दिया गया है। ये तो अभी हल्का फुल्का सवाल था, आगे आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे और उसका फुल कंसेप्ट बताऊंगा इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चालू हो गया है।
ये सवाल नंबर 3 आप लोग के सामने दिख रहा है। तो चलिए सवाल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यू माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देना है। आपको भाग देने में तनिक सा भी दिक्कत नहीं होगा। इस तरह के सवाल बच्चे छोड़ के आते हैं, लेकिन आप लोग इसका बोनस नंबर लेके आइएगा। आइए कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए, जैसे x माइनस 1 से भाग देने के लिए कहा ना, इसके बराबर में 0 मानिए। x इक्वल टू माइनस में है तो उसको 0 के उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सवाल में बस x के जगह पे 1 रख देना है, फिनिश। देखिए 3 और 1 के पावर 4 माइनस 4, 1 के पावर 3 माइनस में 3 इंटू 1 माइनस में 1। ठीक, देखिए 3 और 1 का पावर कितना हो कर ले, 1 का पावर 1000 भी कर ले तो मान 1 ही होगा। लेकिन वहीं अगर 1 का पावर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी किसी संख्या का पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, और 1 का पावर 100 भी रहेगा तो ये 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 का पावर 4 है तो 1 ही रहेगा, यानी 3 गुने 1 तो 3 ही होगा, माइनस में 4 गुने 1 तो 4 ही हो जाएगा, और माइनस में 3 गुने 1 3 ही हो जाएगा, माइनस में 1। ठीक है, सभी माइनस वाले को जोड़ दीजिए। 4 3 7 और 1 8, यानी 3 और माइनस में 8, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर माइनस में 5 है। हो गया। सवाल नंबर 4 है इस टेस्ट का। करें कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका एक गुणनखंड यानी एक फैक्टर है कि नहीं है, यानी इससे ये पूरा जब विभाजित कर देगा तो उसका फैक्टर है, अन्यथा नहीं करेगा तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, शेषफल 0 हो जाए फैक्टर है, नहीं होगा 0 फैक्टर नहीं होगा। देखिएगा सवाल कर रहा है कि 3x क्यूब प्लस में 7x, ठीक है, और इससे कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि ये 9 है तो 9 का गुणनखंड क्या 2 है, 2 से कहियो 9 विभाजित हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन वही कहूं कि क्या ये 3 एक इसका फैक्टर है, तो एक फैक्टर है, इसको ये विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया है सवाल में, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस में 7। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये इसको चेंज करना आपको। आप बराबर में बोले थे कि 0 कर दीजिए। 3x बराबर में ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -7/3, यानी x का वैल्यू कितना रखना है, -7/3 रखना है। ठीक है, तो देखिए 3 और x के जगह पे कितना रखेंगे, -7/3, और इसका पावर क्यूब ना प्लस में 7 इंटू -7/, ठीक है। अगर इसको काटने से पूर्ण रूप से ये 0 मान दे देगा तो फैक्टर है, अन्यथा नहीं। ठीक, 3। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 का क्यूब कितना होता है, अगर ये पावर 3 है और इसके सामने माइनस है तो माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं गुना माइनस 7 का क्यूब होता है 343, 7 सते 49 और 49 सते 9 सते 63 के 3 और 7 चौको 28 और 6 34। ठीक, 343। ठीक है, अब बटा में 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9 3 का 27 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 7 और गुना में -7, अब बटा में कितना 3। ठीक है, इससे आज इसको कट कर देंगे तो कट जाएगा ना, कितना कट जाएगा, 3 9 27। फिर देखिए ये कट सकता है, नहीं कटेगा ऊपर, तो -343 अब बटा में कितना हो जाएगा 9। अब देखिए इसको प्लस माइनस से गुना करेंगे तो -7 सते 49, अब बटा में कितना हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 एलसीएम हो गया तो -343, अब माइनस 3 3 का 9 तो 49 3 का 9 3 का 27 के 7 और 4 3 12 और 2 14, 147। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10 के 0, 4 4 8 1 9 और 3 1 4, माइनस में 490 और बटा में कितना आ रहा है 9। ठीक है, 9 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि यह इसका गुणनखंड नहीं, क्या नहीं है,
क्योंकि ए डिवाइड करने पर पूर्ण रूप से कर देता, काट देता, इसके बराबर में हम लोग 0 रखते तो गुणनखंड हो जाता, लेकिन ए गुणनखंड इसका नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि यह गुणनखंड नहीं। चालू हो गया। हो गया। सवाल नंबर 5 है, कह रहा है कि यदि x माइनस 1 कॉमा 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का। साथ ही आप लोग को इस तरह का 3 गो सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल इस तरह का बता रहे हैं पैटर्न के। देखिए ये x माइनस 1 जो है ना, इसको क्या करना है, इस इक्वल में इसको 0 रख देना है, ठीक है। और जैसे ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर में 0 + 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू 1 निकल जाएगा। बस जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिएगा, आपका k का मान निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए सवाल कितना दिया है, 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x और प्लस में k, ठीक है। x का मान 1, 4, x का मान 3 प्लस में 3, x के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस में 4 × 1 और प्लस में k, ठीक। अब देखिए बराबर में 0 भी कर सकते हैं। a पावर 3 है लेकिन प्लस में है तो 4 का 1 में 4 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही तो 3 कम 3 हो जाएगा, माइनस में 4 और प्लस में k बराबर में 0 कर दीजिए सब। प्लस वाले को जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 में से 4 को या ऐसे कटा दीजिए, 1 प्लस 1 माइनस तो बच गया 3 और प्लस में k बराबर में 0, k बराबर में -3। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ये सवाल नंबर 6 है। आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा कितना सही है कितना गलत है। x³ माइनस में 23x² प्लस में 142x माइनस में 120 का गुणनखंड ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ध्यान, जब सवाल में 4 कंडीशन देता है तो इसको कम से कम तोड़ते हैं फैक्टर 6 कंडीशन में। कितने कंडीशन में? 6 में तोड़ेंगे तब जाके हमारा सवाल सही होगा। देखिए 120 है, 120 को मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, माइनस है माइनस को लिख देता। अब 142 में से 120 को निकालना है, समझ रहे हैं आपको? एक बार समझ लीजिएगा, आपको ये 3 और 4 जितना गुणनखंड आएगा आप बना दीजिएगा, बेहिचक बनाइएगा, लेकिन इसको वीडियो के आराम से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 120 था तो मैंने 120 लिख दिया, माइनस था तो माइनस को लिख दिया, ठीक है। अब मुझे 142 से 120 चाहिए, 142 से 120 चाहिए, तो हमको 120 चाहिए ही चाहिए x के साथ, ठीक है। अब बच कितना गया, जो बच गया उसको आगे लिख दीजिए। 142 में से 120 निकल गया तो कितना बचा होगा, 22 और x लगा दीजिए, ठीक। फिर देखिए अब जो ये 22 आया, इस अगले में से निकालना ही है 22 को, तो इस 23 में से 22 को निकालेंगे तो यहाँ तो एक 22 आएगा, 22x² प्लस में आएगा, सॉरी हाँ ठीक, ये प्लस में था प्लस में, इसमें से निकाल लिए, लेकिन ये तो माइनस में है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए इसमें से 23x² में से 22x² निकल गया तो कितना x बचा, तो उसमें बच गया x², केवल बच गया, और ये साइन माइनस के साथ बचेगा, और ये जिस तरह है उस तरह उसको उतार। मैंने कहा था 6 कंडीशन में इसको तोड़ना है, तो देखिए 2 2 4 और 2 6 आ गया। चलिए अब देखिए x³ x² x 120, ठीक है। पहले हम इन दोनों को देखते हैं, तो x³ है और x² है, तो इन दोनों में शामिल तो x है ना, 3 गो पावर है 2 गो पावर है, तो 2 गो पावर तो दोनों में है ही है, तो कॉमन कर लेंगे, x² इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पे x, और यहाँ पे सब कॉमन आ गया तो माइनस में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को देखिए, इसमें 22x² और इसमें 22x, इसमें से क्या निकल के आएगा, तो सबसे पहले x - 1, इसी को उठा के एक बार और लिख देना, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए इसमें 22 है x² और इसमें 22x है, तो दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा, अब 22 भी है तो 22 आ जाएगा, साइन क्या आएगा माइनस,
तो 22x कॉमन करेंगे। कैसे? तो माइनस में 22x से गुना करेंगे तो 22x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, अब 22 एकम 22 तो 22x हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब इसके लिए हम फिर लिखेंगे x माइनस 1, क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है, यानी कहने का मतलब है कि x माइनस 1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 120 और 1, तो इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो संख्या केवल कॉमन होगा, यानी कितना कॉमन हो जाएगा 120। ठीक है, साइन क्या रहेगा? तो साइन यहाँ पे प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस 120 और प्लस माइनस माइनस 120। ठीक, अब देखिए इसमें x माइनस 1, इसमें x माइनस 1, इसमें भी x माइनस 1। क्या करना है? सब में x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को बाहर करना है। ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर है उन सबको लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस में 22x और प्लस में 120। ठीक है, अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, ये त्रिघात समीकरण था और ये द्विघात समीकरण में आ गया। समीकरण मतलब गुणनखंड बोलिए, यहाँ क्योंकि जीरो नहीं है, बराबर में जीरो हो जाता तो समीकरण हो जाता। ठीक है ना, तो ये गुणनखंड है, ये द्विघात गुणनखंड के रूप में था और ये ये त्रिघात में था, ये द्विघात में हो गया। अब इस x माइनस 1 को बस ऐसे साथ में रखिए, है ना, क्योंकि इसी का एक बाल बच्चा ये भी है, तो इसको भी साथ में रखिएगा ना, साथ में रखना जरूरी है, रखते चलिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 22x और माइनस 120, इसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले इन दोनों का ऐसा फैक्टर बनाइए, इस तरह दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने घटाने से 22 आ जाए। ठीक है, तो 120 को अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे तो 12 और 10 आएगा, जोड़ने से 22 हो जाएगा। अब 12 गुने 10 120 होता है, आपको नहीं दिख रहा है? देखिए ना, 120 जो है इसका दो का फैक्टर, एक 12 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। अगर दोनों को गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, और दोनों को जोड़े या घटाए तो 12 को और 10 को कितना होता है 22 को, तो आ ही जाएगा। तो हमें बीच वाला संख्या मिल ही रहा है। अब साइन का ध्यान रखना है, तो जोड़ने में माइनस 22 आना था, माइनस दोनों में लगा देंगे, कहानी खत्म। ठीक, आइए अब एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 10x माइनस में 12x है, अब प्लस में 120, बोले लिख सकते हैं कि नहीं? लिख ही सकते हैं। अब देखिए ये तो मैंने बोला कि इसी का खानदान का एक बाल बच्चा है, तो इसको भी रखते चलिए साथ। इसमें से भी कोई बाल बच्चा निकलेगा, उसको भी रख दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा x और माइनस में कितना बचा 10। ठीक, फिर इसी चीज को उठा के आगे लिख लीजिए, x माइनस 10 लिख लीजिएगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब x माइनस 10 हो गया, अब इसको x माइनस 10 के रूप में हमको करना है। तो देखिए ना, अगर 12 में x से गुना करें तो 12x हो जाएगा, आप 12 में 10 से गुना करेंगे तो 12 दहां के 120 हो जाएगा, यानी माइनस के साथ 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 12x और माइनस 12 दहां के 120। ठीक, अब देखिए मैंने बोला कि x माइनस 1 इसी का है, तो इसको रखिए। फिर इसमें से x माइनस 10 आया और इसमें x माइनस 10 है, तो बस इन दोनों में से एगो को निकाल लीजिए, इसका भी एगो खानदान से एक और आ गया, और बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो x और माइनस, यानी यही जो होगा इनका गुणनखंड होगा। तो कितना गुणनखंड निकलेगा? जैसे त्रिघात रहेगा 3 गुणनखंड निकलेगा, द्विघात रहेगा तो 2 गुणनखंड निकलेगा। देखिए ना, द्विघात आपके सामने था तो 2 गुणनखंड निकला यहाँ से, और त्रिघात था तो एक और, तो 3 गुणनखंड। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना दूर तो बनाए हैं, इसको यहीं पे गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो जनरल कंपटीशन में फाइट करने के लिए है। तो आप लोग बेहिचक इसी पे ध्यान दीजिए, नहीं तो यहाँ उड़ जाएगा आप लोग के दिमाग से। हो गया। देखिए सवाल नंबर 7, आप लोग को बोले थे ना शुरू में कि इसके बाद बेहतरीन सवालों से आप लोग को दर्शन कराया जाएगा। तो इसके पहले 6 नंबर भी सवाल देखे आप लोग को उसी तरह मिला, 7 नंबर भी सवाल एक सर्वसमीका ही सिद्ध करने के लिए दे दिया गया। ठीक है, देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर में 3x बाई जेड। ठीक है, परीक्षा में सभी सवाल छोटे छोटे थोड़ी ना होते हैं, उसके लिए बेस्ट सवाल जब बना के आइएगा तब टॉपर लिस्ट में नाम जाता है, पता है ना।
सारे आसान सवाल तो सभी बच्चे बनाएंगे, लेकिन जब टफ सवाल को आप छेड़िएगा तब जाके नंबर बढ़ेंगे आपका, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल को भी बनाना आपका परम धर्म है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड की बराबर 3xyz होता है। याद रखिएगा ये डायरेक्ट सूत्र ही है, ठीक है ना। तो इतना होता है, यानी इस तरह का कोई संख्या दिया रहे और बराबर में 0 रहे तो यहाँ जितना मान है ना सबको रख के यहाँ से 3 से गुना कर दीजिएगा, एक आंसर उसी तरह निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसको अब हमें प्रूफ करना है। दिखाइए की कह रहा है, दिखाइए का मतलब यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, एक सर्वसमीका होता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे बराबर के उधर है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। तो आज मैं इतना के लिए ये तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, अब माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए लिख सकते हैं, ठीक। ध्यान से देखते रहिए। इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ। ठीक, चलिए। अब आपको करना क्या है कि इस x से x को यहाँ रख लेना है और इस x से पूरा में गुणा करना है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बोलिए लिख सकते हैं कि फिर प्लस में प्लस वाई के मान फिर इससे गुणा करना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, फिर प्लस में जेड है प्लस में, देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर अब माइनस में हो जाएगा एक्स वाई माइनस में वाई जेड और माइनस में जेड एक्स। क्लियर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, इधर चला, इधर वीडियो में आ रहा है, देखिए। इससे पूरा में मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे पूरा में मल्टीप्लाई, फिर इससे पूरा में गुणा करना है। आइए गुणा करते हैं। x और x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n होता है। आप लोगों को पता है ना, a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर में a के पावर m प्लस n होता है। जब बेस समान हो तो एक्सपोनेंट यानी जो पावर होते हैं वो दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो नीचे का बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा प्लस में। देखिए अब एक्स वाई, तो एक्स वाई स्क्वायर करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या हो जाएगा प्लस में वाई क्यू हो जाएगा प्लस में जेड स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में जेड वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस में एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर इससे गुणा करना है, इससे क्या करेंगे प्लस में, यानी एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, फिर हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर जेड, फिर हो जाएगा प्लस में जेड क्यू माइनस में एक्स वाई जेड, फिर हो जाएगा माइनस में वाई जेड स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे क्या था
यहाँ पे था क्या जेड एक्स, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है प्लस माइनस पे और बाकी चीज़ों को काट देना है। देखिए एक्स क्यू है तो बाकी कहीं एक्स क्यू आपको दिखाई भी नहीं देगा, नहीं होगा, देखिए है नहीं। प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस में एक्स वाई स्क्वायर खोजना है, एक्स वाई स्क्वायर है तो एक्स वाई स्क्वायर खोजिए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में ए प्लस वाला और ए माइनस वाला कट जाएगा, ठीक। एक्स जेड स्क्वायर प्लस में और एक्स जेड स्क्वायर माइनस में, एक्स जेड स्क्वायर प्लस में एक्स जेड स्क्वायर माइनस में, एक्स जेड स्क्वायर माइनस में, यहाँ से यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, तो यहाँ पे प्लस खोजना होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे प्लस में है, ये वाला कट जाएगा। अब देखिए माइनस, ये तो माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस, कटेगा नहीं। जेड एक्स स्क्वायर, देखिए तो माइनस में जेड आप प्लस में सॉरी माइनस में जेड एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर जेड मिल गया, प्लस में और माइनस में, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए जेड स्क्वायर वाई प्लस में तो जेड स्क्वायर वाई माइनस में, जेड स्क्वायर वाई माइनस, ठीक। बाकी आपको कटने वाला अब कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा एक्स क्यूब प्लस में और क्या निकलेगा वाई क्यूब प्लस में, फिर क्या निकलेगा जेड क्यूब प्लस में, ठीक है। फिर उसके बाद निकलेगा माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई तीनों, तो माइनस में 3x y z, एक्स वाई जेड तो हिले है लेकिन कई को है 3 को है, तो माइनस 3x y z, ठीक है। अब यही इसके बराबर में 0 कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब बराबर में माइनस में है तो प्लस में जाएगा 3x y z। यही इस प्रश्न का प्रूफ हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर यही हो जाएगा। कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। चलिए अगला सवाल है, ए निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। कार्तीय तल में बिंदुओं को क्या करना है, उसका स्थान को निर्धारण करना है। तो कुछ नहीं, बस आप लोगों को क्या करना है, एक सबसे पहले ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं क्षैतिज तल और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल। तो ए होता है x और इधर हो जाता है x डैश, इधर होता है y और इधर होता है y डैश, ठीक है। बस आपको एक तल रहेगा, इसको जस्ट उठा करके ऐसे कर देना है, ऐसे उठा के कर देंगे तो माइनस वाला पॉइंट जो फिर नीचे चला जाएगा, प्लस वाला फिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट होता है इसको हम लोग शून्य मानते हैं, ठीक है। अब इधर का अंक प्लस, इधर का माइनस, इधर का प्लस, इधर का माइनस, बस आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी 5 तक संख्या है इसलिए मैंने 5 तक ही डिवाइड किया, ठीक है। बस यहाँ पे आपको -1 दर्शाना है, -2 -3 बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस वाला है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब इसका जस्ट अपोजिट माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5, ठीक है। प्लस वाला ऊपर चला जाएगा यानी 1 2 3 4 5, माइनस वाला नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखना है, ए वाला एरिया जो है पूरा प्लस का है, ए वाला एरिया जो है ये क्या है माइनस और प्लस का है, ठीक है। ए वाला एरिया माइनस और माइनस का है और इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं प्लस और माइनस, ठीक है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ए फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब आपको देखना है कि इसका निर्धारण कहाँ होगा, 5,0, यानी ए वैल्यू है x का और ए वैल्यू है y का। x y निर्देशांक जो होता है x और y में होता है, ठीक है। आपको x का वैल्यू 5, x का वैल्यू तो देखिए तो 5 है, 5 है, और y का वैल्यू कितना है, 0 है, यानी y इसी तल पे है। तो यहाँ पे इसका निर्धारण बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5,0। इस सवाल का आंसर, ठीक है। यानी 0 का मान तो इसी अक्ष पे, यानी 0 इसमें जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वहीं पे रह जाएंगे, तो यही हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 0,5, 0,5 x अक्ष पे 0 और y पे चलना है 5। x पे 0, x पे 0 तो हमारा यही है, लेकिन y का मान कितना है, 5। y पे अगर चलेंगे तो क्या आएगा, 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और 5। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे दिखाई देगा, यानी x जो है, x जो मान इसी पे आधारित है और y का मान 5, ठीक है। अब अगला निर्धारण करेंगे 2,5, प्लस में है तो दोनों प्लस में, तो 2। देखिए 2 यहाँ पे x का वैल्यू है और 5 किसका वैल्यू है, y का। तो 2 कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 2 यहाँ वाला आ गया, ये x का वैल्यू यहाँ पे 2 और 5 किसका वैल्यू आ गया, y का। y का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो x पे पहले 5 2 चलेंगे, x पे 2 दूरी और y पे 5, तो ये दोनों मान आके यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी 2,5, यानी 5 के वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर ले जाके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे -3,5, -3 कहाँ है, -3 इसमें है, -3 इसमें है और 5 इसमें है, तो -3 और 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके ऊपर लेके जाइए और इसके साथ मिला दीजिए, फिर इसके साथ यहाँ से ऊपर लेके जाइए, x पे 2 आएगा, फिर 0 5 इस तरह मिला देना है। फिर -3 और -5, -3 और -5, -3 का मान यही है और -5 का, x का मान -3 और y का मान -5। तो एक इसमें जाएगा, दोनों माइनस में है, तो इसमें आएगा x का मान -3 और इसका y का मान -5। ये ऐसे मैच करेगा, ठीक है। इस तरह आप इसका सब बिंदुओं का निर्धारण कर सकते हैं। चालू हो गया। चलिए देखिएगा, आकार है कि 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152, 144, 148 इन आंकड़ों का माध्य ज्ञान करना है, यानी आपको मीडियन निकालना है इसका, ठीक है। आइए सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रूप से बताया था कि जो आप लोगों को सीरीज दिया है उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाइए। पहले का काम यही है, तो पहला स्टेप मैं यही पूरा करता हूं, मैं इसको बढ़ते क्रम में सजा देता हूं। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा वाला तो पहले, तो इस पूरे लाइन में मैं देख रहा हूं तो 145 सबसे छोटा संख्या 145 है ना जी, सॉरी 144, 144 सबसे छोटा है, तो 144 को पहले ले लेंगे। 144 के बाद में क्या है, 145, 145 के बाद में क्या है, 147, 147 के बाद 148, 148 के बाद 149, 149 के बाद 150, फिर 152, फिर उसके बाद 155, फिर 160, ठीक। इस सवाल को बनाते समय इतनी तो सावधानी रखनी है कि सीरीज को एक बार जरूर मेंटेन करना है, यानी काउंटिंग जरूर करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए कि है 9 की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो जितने सवाल आसान होते हैं ना एग्जामिनेशन के टाइम वो उतना ही ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। क्यों, आप जल्दी जल्दी में बाय मिस्टेक कर देते हो, इसमें से देख के उतारते समय कोई पता चलेगा कि कोई छूट गया, आपके लिए लग रहा है कि कितना आसान है, लेकिन छूट जाने के बाद आंसर कोई और आ जाएगा, है ना। तो आपको जरूर एक बार मिला लेना चाहिए इस तरह के सवालों को। मैंने बढ़ते क्रम में सजा दिया, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद एक एक अंक आप इधर से और एक उधर से हटाते चले जाइए, तो कुछ नहीं करना है। देखिए ना पूरा 9 है, 9 अंक है तो 4 अंक तो इधर आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और 4 इधर, तो बच गया क्या 149। तो इस प्रश्न का माध्यक जो होगा
माध्यक बराबर 149 हो गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। साथ ही साथ आप लोग एक सवाल लिख लीजिए, बहुत बेहतरीन पूछता है बहुलक। बहुलक बराबर होता है त्रिमाधिका, त्रिमाधिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, आप लोग माध्य बराबर जानते ही हैं कि सभी प्रेक्षणों का 1 बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, और माध्य का फॉर्मूला कहे तो माध्य बराबर आप लोग जानते हैं सिग्मा F1 इंटू x1, सिग्मा F1 इंटू x1 बटा में सिग्मा F1। ठीक है, ये माध्य का होता है। बहुलक जो बहुत बार आता है उसको बहुलक कहते हैं, और माध्यक बढ़ते घटते क्रम में सजा के एक एक संख्या काट दीजिए, माध्यिका निकल जाएगा। ये सवाल आप लोगों के लिए एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर त्रिमाधिका माइनस 2 माध्य। चालू हो गया। ये आप लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम का ये आईडी है, इसी पे ये वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या, सवाल नंबर 10 है। ये फिर से मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज है जो 21 तारीख को टेस्ट लिया गया था। ठीक है, उसका फुल वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। क्लास 9 का मैथ्स है, NCERT बेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में पूछने वाला सवाल आप लोग देख रहे हैं। देखिए 4 8 3 2 4 4 5 3 3 बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए मात्र आपको जो बहुत बार आए उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिंपल बहुलक नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा। अक्सर बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं। देखिए अगर मैं इसमें ऑप्शन रख देता, ठीक है, ऑप्शन अगर ऑप्शन नंबर ए में रख देता 4, ऑप्शन नंबर बी में रख देता 8, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में रख देता 3, ऑप्शन नंबर सी में रख देता 5, और ऑप्शन नंबर डी में रख देता ए एवं बी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, आप लोग को पता है कि जो बहुत बार आता है उसको बहुलक कहते हैं, यानी जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीटेड होती है वही बहुलक कहलाती है। तो देखो ना 4 1 2 3 3 बार है, 1 2 3 बार है। ठीक है, 8 8 तो एक ही बार दिख रहा है, 3 1 2 3 ये भी 3 बार है। ठीक है ना, तो दोनों जब समान समान है, कोई ज़्यादा है ही नहीं है, तो इस स्थिति में हमारा बहुलक ना 4 होगा ना 3 होगा, बहुलक हो जाएगा हमारा 4 एवं 3 दोनों। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहुलक, बहुलक बराबर 3 और 4 हो गया। ये सवाल नंबर 11 है। कह रहे कि वर्ग चिन्ह का सूत्र बताइए। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है जो अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट और बटा में क्या 2, यानी इसी को लिखते हैं u प्लस एल बटा 2। इस प्रश्न का राइट आंसर ये है। चालू हो गई। सवाल नंबर 12। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लंब वृत्तीय शंकु। ये जो इसका हाइट है वो हाइट कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका आयतन, इसका पूरा आयतन जो दिया है 48 पाई। तो लिखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है जी, पाई आर एल। शंकु का सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका ऊंचाई कितना दिया है 9 और इसका आयतन दिया है इतना। तो शंकु का आयतन कितना दिया है 48 पाई।
बराबर 1/3 पाई का मान पाई गुणन r² I × h। ठीक है, h का भी मान दे दिया है 9, तो 9 रख। देखिए 3 त्रिका 9, इसको कटा देंगे तो ये आ जाएगा 16। पाई से पाई चला गया, r² बराबर में 16, r² = 16। तो r बराबर कितना निकल जाएगा? r का मान कितना निकल गया? 4। यानी रेडियस जो है इस प्रश्न का त्रिज्या जो है वो 4 निकल गया। सवाल में कह रहा है कि इसके आधार का व्यास निकालना। अगर आप यही आंसर निकाल देते हैं तो ये आप गलत कर दिए, ठीक है, क्योंकि आपसे त्रिज्या नहीं बल्कि व्यास मांगा है। व्यास कहने का मतलब है कि अगर d बराबर 2r होता है, ठीक है, तो व्यास निकालना है, और 2r का मान निकाले हैं 4 होता है। d बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर होता है। यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की और दूरी बतानी है, तो 4 + 4 जोड़ेंगे तो d बदल जाएगा। हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। आप लोग को भी इस तरह का सवाल बना ही लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी अपने कमरे को रंगाई पुताई कराते हैं तो उसका प्रति मीटर स्क्वायर का कितना रेट लगता है और कितना उसका एरिया है, तभी तो पता चल पाएगा कि कितना खर्च लगेगा। तो इस तरह के सवाल आपके दैनिक जीवन में भी बहुत ही रिलेटेड है, यानी आपको भी आना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है तो इसका मतलब है कि ये घनाभकार है। कैसा है? घनाभकार। ठीक है, ये पूरा इसका लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है और ये ऊंचाई होता है। लंबाई कितना दिया है? 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब दीवार को ध्यान दीजिए, जब घर को पुताई कराया जाता है तो इसका दीवार, इस साइड का दीवार, फिर उस साइड का दीवार और इस साइड का दीवार, 4 गो तो दीवार होता है। फिर ऊपर छत का भी रंगाई होता है ना? होता है। तो अब बाकी नीचे फर्श तो होता नहीं है, होता है? नहीं होता। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। तो देखिए, जब कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना मीटर है, इतना मीटर के दर से इस कमरे को 4 दीवारी और छत, यानी चारों दीवार और छत दोनों को सफेदी कराना है। सवाल में कह भी रहा है कि कमरे की दीवार और छत, दीवार और छत। तो देखिए, छत जो है, ध्यान दीजिए, छत जो है जब नीचे आयताकार है, जब बेस में आयत है तो ऊपर भी क्या होगा? आयत ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, ये नीचे जो घर बना था इसके बेस में जब आयत है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका जो छत है ऊपर का भी हिस्सा क्या है? आयताकार। ठीक है, तो हमको छत का पेंट करना है, आज दीवार तो बाकी आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 दीवारी का क्षेत्रफल। 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B I × H। यानी आयत के परिमाप में अगर ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखिए, 2 L + B यानी 5 + 4, ये हो जाएगा 9, और 9 गुने में H कितना? 3। तो 9 × 3 = 27, 27 दूना 54 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हमें तो अभी छत का निकालना है। छत निकालने का मतलब है आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L × B। लंबाई कितना है? 5, चौड़ाई कितना है? 4।
तो 5 चौको 20, ठीक। यानी टोटल क्षेत्रफल जो हो गया दीवार प्लस में छत का क्षेत्रफल 54 प्लस में 20 यानी हो गया 74 मीटर स्क्वायर। और क्या करना है, 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना रुपया है प्रति मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 7 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो 74 मीटर स्क्वायर यानी 74 गुने 1 मीटर की जगह पे हम लिख देंगे 7.50, ठीक है। और इसका खर्चा बताना है, दशमलव उड़ाएंगे बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए 25 तिया 75 अब 25 चौको 100, ठीक है। इसको भी काट देंगे, कितना से कटेगा 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 15, फिर 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 तिया 6 2 7 14 यानी 37 और गुना में 15, ठीक है। 15 सते 105 अब 15 तिया 45 अब 45 और 10 55 यानी 555 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 555 यहाँ लिखा 555 रुपया इस दीवार को और छत को पेंट कराने में आपको टोटल खर्च होने वाला है। हो गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तथा उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, इसकी ए भुजा और ए भुजा आपस में बराबर है, ए भुजा अलग है, ठीक। करें कि उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है, ए 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ए मुझे मालूम नहीं है, ठीक। परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर में होता है 2a + b, ठीक है। इसको आज हम a मान ले तो a भी सेम a हो जाएगा और a हो जाएगा b, इसलिए सभी भुजाओं का योग करेंगे तो a और b तो 2a + b 2a + b होगी, ठीक। अब देखिए 2a का मान कितना है 12, अब प्लस में b, अब बराबर में कितना दिया है, परिमाप इसका दिया है 30, ठीक। तो 12 दूना 24 और a b, तो 24 इधर है 30 इधर है, आके घट जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 6, यानी इसका वैल्यू निकल के आया 6। देखिए ना 24 यहाँ तो 24 माइनस में आएगा तो घट जाएगा, तो 30 में से 24 चला गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी बताना, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो समकोण है ही नहीं है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई निकाल के बना देंगे, नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, s यानी अर्ध परिमाप, क्या निकालते हैं s। तो s बराबर क्या होता है a + b + c/2, तो a यानी 24 ये हो जाएगा, अच्छा 30/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर s का मान आ गया, ठीक है। यानी अर्ध परिमाप पे कह रहा है तो परिमाप पूरा 30 दिया है, इसको 2 से भाग कर लीजिए, अर्ध परिमाप 15 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करना है। हीरोन्स फार्मूला कहता क्या है कि √s × s - a s - b s - क्लियर। s ए 15 तो 15 तो 15 लिख ही देंगे, 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3, फिर ए बचा 15 में से 6 गया, 15 में से कितना गया b का मान है, तब 15 में से 6 गया तब बच गया 9, आगुन है 15 - c, तब 15 में से 12 गया तब बच गया 3, इसको रूट में कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट में 3 × 5 तो लिख ही सकते हैं, ये 3 है तो 3 लिख ही देंगे,
फिर इस 9 को जोड़ेंगे तो 3 गुने 3 तो लिख ही देंगे और ये 3। ठीक। अब रूट में जो होता है उसको पावर देख लेते हैं, पावर को आधा कर लेते हैं निकालते समय। तो ये देखिए 3 और 3 एक जोड़ा है, फिर एक जोड़ा है और ये अलग है। तो एक जोड़ा है तो 3 के लिए 1 आ जाएगा, फिर एक जोड़ा है तो इसके लिए आ जाएगा। अब बच गया कितना, उसको रूट में लिख लीजिए 5 15, यानी 9 रूट 15 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चालू हो गया। सवाल नंबर 15 है, यानी इसमें देखिए क्या कर रहा है। एक खेत समलंब के आकार का है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग को एगो खेत का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो समलंब कैसा होता है खेत, देखिए इसी आकार का समलंब होता है, ठीक है। ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल होती है, तरह की आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एक का मान 25 है और एक का मान 10। आप अंदाज ही लगा सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर भुजा कौन होगी या 10 सेंटीमीटर की भुजा कौन होगी, है ना। तो 25 सेंटीमीटर क्या ऊपर वाला होगा, नहीं, ये नीचे वाला 25 सेंटीमीटर होगा और ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर। करें कि इसकी असमांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, यानी जो असमांतर भुजा है, एक इधर है एक इधर है, इसकी लंबाई एक 14 दिया है और एक दिया है 13। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, तो इस खेत का क्षेत्रफल देखिए थोड़ा सा हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो रचना कर ही सकते हैं। आइए, यानी सबसे पहले अगर मैं यहाँ से ऐसे क्रॉस कर दूँ, समझ में आया आप लोग को। देखिए अगर ए भुजा ऐसी ही जाती जैसे ए भुजा गई है, तो ए तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देखिए ए पूरा 10, तो ए भी आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, यहाँ से यहाँ तक लेके दूरी हो जाएगा 10, टोटल 25 है। कितनी है 25, 10 निकल गया तो ये कितना बचेगा 15। और देखिए जब ए 14 है तो ए भी कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और आपको बस करना क्या है कि इसमें इसकी ऊंचाई के लिए यहाँ से आपको परपेंडिकुलर लगा देना है, h बराबर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जब भी भुजा सब असमान भुजा है तो इसका मतलब हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करना होगा। हीरोन्स फार्मूला, ठीक। हीरोन्स फार्मूला में s निकालते हैं तो s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2 करते हैं। तो आज देखिए ना 14 प्लस में 13 प्लस में 15 और बटा में 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 14 15 और 14 13 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 3 8 8 4 12 के 2 3 1 4 42 हो गया। 2 से काट देंगे यानी 21 सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया, पेरीमीटर निकल गया। अब हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो ये तो हो गया हमारा 21, 21 में से कितना घटा 14, तो 21 में से 14 घटेगा 7। फिर देखिए 21 में से 13 घटेगा तो 13 7 20, 13 8 21, यानी ये हो जाएगा 8 और 15 घटेगा 21 में से तो 15 6 21 पूरा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 3 लिख ही सकते हैं, 7 को 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुने 2 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं ना। फिर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब इसमें से मान निकालेंगे, जो पेयर बन गया तो 7 निकलेगा, एक जोड़ा है। फिर 3 का भी एक जोड़ा है तो 3 बाहर निकलेगा। फिर 2 का 2 जोड़ा तो 2 गुने, देखिए ना 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84,
84 सेंटीमीटर, मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, नहीं तो आयत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेते वो भी आंसर आ जाता। अब डायरेक्ट हम समलंब का क्षेत्रफल लगा दिए। इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी आई इंटू में होता है एच। ठीक है, 1/2 गुने ए प्लस बी, यानी नीचे वाला ए ऊपर वाला बी, तब 25 और 10 कितना हो गया 35 गुने एच का मान मालूम नहीं है ना। अब इसका मान कितना दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया जी 84। चलिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 84 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 168 बराबर में 35 गुना में h। ठीक है, 35 से इसको भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 168 बटा में 35, 35 तिहाई 105, 35 चौको 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 और 2 14, 140, 35 चौको हो जाएगा 140, ये हो गया 8, ये हो गया 2, दशमलव देंगे 0, फिर कितना हो गया 35 140 और 140 यानी 8, 35 8 पंचे 40 के 0, 8 का 24 और 4 28, यानी ऊंचाई इसका निकल गया कितना 4.8 एच का मान। अब क्या कर रहा है, इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो बस क्या कर देंगे, थोड़ा सा आ गया इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से h निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार गुने में ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा निकाला मैंने कितना 84 बराबर 1/2 गुने आधार कितना है सब 15 गुने ऊंचाई कितना है तो नहीं पता। ठीक है, देखिए 84 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 और बराबर में हो जाएगा 15 h। ठीक है, ये हो जाएगा h बराबर में 168 बटा में 15। ठीक है, 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15, बच गया कितना 2, 15 दूना 30। ठीक है, h बराबर हो गया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे h का मान निकला, अब हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी आई इंटू में होता है h, 1/2 ए प्लस बी यानी 35 और गुने में h का मान आ गया 11.2। ठीक है, दशमलव उड़ा देंगे बटा में 100 आ जाएगा। देखिए ना 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, 2 से काट लीजिए इसको, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, फिर इस 2 से काट लीजिएगा कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 अठे 16, 28 यानी 28 गुने 7, 8 सत्ते 56 के 6 और 7 दूना 14 और 14 और 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में देख लीजिएगा।